डू वॉच ऑल द वीडियो साइमल्टेनियसली, मेक योर ओन नोट्स। जैसे जैसे नोट्स बनाएंगे आपकी तैयारी और अच्छे से होती चली जाएगी। तो फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 1, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। असल में ना एक बेनिफिट और भी है, क्लास 11th में जो चैप्टर्स आप पढ़ते हैं ना, वो कहीं ना कहीं क्लास 9th में आपने टच किए होते हैं। क्लास 9th की एप्लीकेशन आप क्लास 11th में आगे जाके पढ़ते हैं। जैसे मैं आपसे पहली चीज बेसिक पूछने वाला हूं, आप ये बताओ केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री केमिस्ट्री कर रहे हैं, केमिस्ट्री है क्या? पहले तो ये बताओ व्हाट इज केमिस्ट्री। जल्दी बोलो व्हाट इज केमिस्ट्री, बोलो नितिन। बोलो। Sir, the science that study chemicals. साइंस दैट स्टडी केमिकल्स, चलो ये मान लेते हैं, वो साइंस जो स्टडी करती है केमिकल्स को, स्टडी ऑफ केमिकल्स। और कोई बच्चा, व्हाट इज केमिस्ट्री? बोलो, बोलते जाओ, रुको मत। Atoms, molecules. मतलब कुल मिला के आप लोग ये Sir, the study that how all the things in our सब्सटेंसेस। surroundings are made, by which chemical compositions, बहुत बढ़िया, बहुत by बढ़िया। the atom arrangements. सही है। देखो इसको मैं ये कह सकता हूँ सिंपल भाषा में, केमिस्ट्री वो साइंस है जिसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं, हाँ या ना? उनकी Elements. प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होती हैं, प्रॉपर्टीज के साथ साथ उनके स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं हम, और स्ट्रक्चर के साथ साथ उनके अंदर इन्वॉल्व होने वाले ट्रांसफॉर्मेशंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन को चेंजेस, जिसको हम लोग स्टडी करते हैं इन फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल रिएक्शंस। मेरी बात समझ आ रही है? जो भी बदलाव आ रहा है उसको स्टडी करना है हमें, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, कौन से सब्सटेंस बन रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, क्या पहले शेप थी अब क्या शेप हो गई, ये सारी चीजें हम किसमें स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री के हिसाब से हम जनरली दो चीजों को स्टडी करेंगे किसी भी सब्सटेंस के। पहला, उसके अंदर होने वाले केमिकल चेंज को, और दूसरा उसके अंदर होने वाले फिजिकल चेंज को। कौन कौन सा? पहला कौन सा है? केमिकल Chemical चेंज, change. और दूसरा क्या है उसके अंदर होने वाला? फिजिकल चेंज। Physical change. ठीक है, अब केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज की बात आपने पढ़ ली, क्या होती है केमिकल चेंज और क्या होता है फिजिकल चेंज, ये समझिए। आप बताओ व्हाट इज केमिकल चेंज, व्हाट इज फिजिकल चेंज? Sir, physical change is something which is visible to us, वेरी like गुड। the change in shape, color. Chemical change is something which is not visible to us, like the rearrangement of atoms in chemical reactions. यानी कि हम सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हैं द Sir, we चेंज, cannot observe. हाँ, चेंज विच कैन बी मेजर्ड, जिसको आप स्टडी कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन। आपने कोई भी अंदर का माल पानी चेंज नहीं किया लेकिन फिर भी बदलाव दिखाई दे रहा है, ऐसे बदलाव क्या कहलाते हैं? आपके फिजिकल चेंज। जैसे आप किसी सब्सटेंस की वॉल्यूम चेंज कर दो, मान लो एक ग्लास पानी था, आपने आधा पी लिया, आपसे पूछा गया बताओ भाई अब क्या चेंज हो गई, आप कहोगे पानी की वॉल्यूम चेंज हो गई, क्योंकि पानी आपने आधा कंज्यूम कर लिया, पानी का मास कम हो गया। ठीक है ना, आप पहले पानी एक ग्लास भर के पानी था, अब आधा ग्लास पानी है। तो ये चेंजेस ने, इन चेंज में आपने पानी की कंपोजिशन चेंज नहीं करी, आपने H2 का फॉर्मूला चेंज नहीं किया, आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो चेंज नहीं किया, लेकिन आपने क्या चेंज कर दिया? आपने वॉल्यूम चेंज कर दिया, आपने मास चेंज कर दिया, जो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन केमिकल चेंज का मतलब क्या होता होगा, आप खुद सोचो, बोलो। Something which cannot be measured without changing the chemical composition. वेरी गुड, इट इन्वॉल्व्स, हम सिंपली कह दे, it involves the change in composition and its properties। दोनों चीज चेंज हो रही हैं। क्या क्या चेंज हो रही है?
एक तो कॉम्पोजिशन में बदलाव आ गया, रीअरेंजमेंट हो गई, एक चीज से दूसरी चीज बन गई। साथ साथ जब नई चीज बनती है तो ऑब्वियसली बात है उसकी प्रॉपर्टीज भी एंटायरली डिफरेंट होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप सभी जानते हो कि आपने CaCO3 को लिया, ये क्या होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। इसे आपने हीट किया तो इसने क्या बना दिया CaO, साथ में क्या बन गया CO2 गैस, वो तो एस्केप कर गई। पीछे क्या रह गया CaO था क्या आपके पास CaCO3। आपसे पूछा क्या CaO की प्रॉपर्टी, क्या CaO की प्रॉपर्टी CaCO3 वाली है, CaCO3 वाली प्रॉपर्टी है क्या इसकी, जल्दी बोलो। नो सर। नो, क्योंकि प्रॉपर्टीज एंटायरली चेंज हो गई। और ये प्रॉपर्टीज एंटायरली चेंज क्यों हुई है, ये प्रॉपर्टी इसलिए चेंज हुई है क्योंकि इसके अंदर नए प्रोडक्ट्स बन गए, रीअरेंजमेंट हो गई, कॉम्पोजिशन चेंज हो गई। ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं केमिकल चेंज। एम आई क्लियर? आई होप बोथ द फैक्टर्स आर क्लियर टू यू। Yes, sir. Yes, sir. केमिकल चेंज में कॉम्पोजिशन में बदलाव आता है, जबकि फिजिकल चेंज में कॉम्पोजिशन में बदलाव नहीं आता। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और एग्जांपल लेता हूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में भी थी ये रिएक्शन C6H12O6, आपको याद आया? ग्लूकोज की क्या कर दी थी हम लोगों ने, ऑक्सीडेशन कर दी थी। क्या बना था CO2 बना था, वाटर बना था, साथ में एनर्जी बनी थी, राइट। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका CO2, प्रोडक्ट क्या बन रहा है वाटर, जबकि रिएक्टेंट क्या था आपका ग्लूकोज। तो क्या प्रोडक्ट की कॉम्पोजिशन ग्लूकोज जैसी है? नो सर। No, sir. अगर आप पानी पीते हैं तो आप ये कहते हैं आप ग्लूकोज पी रहे हैं, नहीं। आप CO2 एक्सेल करो तो आप कहते हो कि आप ग्लूकोज छोड़ रहे हो, नहीं। तो इसका मतलब ग्लूकोज की प्रॉपर्टी और CO2 और वाटर की प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट है। इसीलिए इस रिएक्शन को, इस चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं केमिकल चेंज। मेरी बात समझ आ गई रोशनी? यस भैया। ओके। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो और भी आसान है, 9 से पढ़ते आ रहे हैं उसको। इस टॉपिक का नाम है मैटर। बताओ, ये सभी बोल दोगे व्हाट इज मैटर, बताओ। Something which has mass and occupies space is called matter. एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, मास एंड हैज वॉल्यूम, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मैटर बोल देते हैं, राइट। यही पढ़ा है ना, जिसके पास क्या ऑक्यूपाई करती है, विच Yes, sir. ऑक्यूपाइज, विच ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, हैज मास, ये सब क्या कहलाते हैं हमारे, शेप होती है इसकी, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं मैटर। ठीक। अब मैटर की क्लासिफिकेशन आप लोग जानते हो, अभी तक आप बोल रहे थे मैटर तो था 3 तरह का Solid, होता है। liquid, gas. हाँ, लेकिन अब थोड़ा सा इस क्लासिफिकेशन को हम और सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे। यही पढ़ा हुआ आप लोगों ने, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा हुआ, पढ़ा हुआ। एक होता है आपका प्योर सब्सटेंस Pure substance. और एक होता है आपका मिक्सचर, है ना। एक क्या है प्योर सब्सटेंस और एक क्या है मिक्सचर। जब हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो ये आगे फिर Sir, element and compound. वेरी गुड। प्योर सब्सटेंस देता है हमको एलिमेंट, और एक और प्योर सब्सटेंस है वो देता है हमको कंपाउंड। और मिक्सचर आप लोग जानते हैं 2 तरह के होते हैं, Homo होमो or और hetero. हेट्रो। वेरी गुड। एक होता है होमोजीनियस और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस। ठीक है। इससे पहले कि मैं इसके ऊपर आऊं, मैटर समझाने की कोशिश करूंगा आपको। आप मुझे एक बात और बताओ कि केमिस्ट्री का इस्तेमाल आपको लगता है कहाँ कहाँ पे हो रहा है आजकल के डे टू डे लाइफ में। केमिस्ट्री कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहां पे इस्तेमाल होती है, बोलो। Sir, हेल्थ एंड many सैनिटेशन। things that we Very eat good. are हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन पहला हो गया, और बताओ। भैया कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? What are the different fields where the application of chemistry can be utilized, where the use of chemistry can be utilized? So the first answer is health and sanitization. Second one should be in food items. food items. Food industry कहते हैं, एग्रीकल्चर। कैन वी से मेडिकल फील्ड like फॉर द मेडिसिन्स कंपोजिशन। medicines, hospitals को सर आ गया हेल्थ एंड सैनिटेशन में, medicines and Sir, for the hospitals. extraction. For extraction, very good. Mining कहते हैं इसको हम लोग। Yes, sir.
माइनिंग हो गया हमारा, ठीक है। इवन मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग बताओ कौन सी ऐसी चीज होती है जिसमें केमिस्ट्री इस्तेमाल नहीं हो रही? आप क्या चीज ऐसी बना रहे हो जिसमें केमिस्ट्री इस्तेमाल नहीं हो रही, केमिकल्स इस्तेमाल नहीं हो रहे? सारी चीज जो बन रही है दे ऑल यूज केमिकल्स। Yes, sir. प्लास्टिक से लेके आयरन से लेके जो भी चीज बना रहे हो, इवन एरोप्लेन तक बना रहे हो आप, रॉकेट्स बना रहे हो, इन सब में क्या इस्तेमाल हो रही है? केमिकल से तो इस्तेमाल हो रहे हैं, है ना। देयर आर सम Yes, sir. there are some medicines which are actually very much utilized, ठीक है ना। तो वो आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में कि कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन कौन सी दी जाती है, और इवन एड्स को भी। हालांकि एड्स को आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या दिया जाता है और एड्स के लिए प्रिकॉल करने के लिए क्या दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए वी गिव टेक्सोल। क्या देते हैं, याद कर लीजिएगा, ये काम आएगा, ये 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है स्कूल लेवल पे, ठीक है। और ये हमारे कैंसर को ट्रीट करने में काम आता है, जबकि जो एड्स होती है, एड्स को हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते। हालांकि इसके हम असर को डिले कर सकते हैं, एड्स से डेथ ना हो, इसीलिए उसको मेंटेन करने के लिए हम उसे क्या देते हैं, AZT। क्या देते हैं, AZT। एम आई क्लियर? क्या कहा, कैंसर Yes. के लिए क्या देते हैं, टेक्सोल एज अ मेडिसिन इज गिवन, एड्स के लिए वी गिव AZT। ओके, चलिए आगे आते, वापस सेम टॉपिक के ऊपर जो हम पढ़ रहे थे, मैटर की बात कर रहे थे। और मैटर आपने बता दिया, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस, मास एंड फिक्स्ड वॉल्यूम इज नोन एज मैटर, and matter is being classified into 2 categories. One is pure substance, other is mixture. Now when we talk about pure substance, we are talking about elements and compounds, and we are talking about mixture, we are talking about homogeneous and heterogeneous substances. यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई भी इशू नहीं आया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे पहले प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस क्या चीज? प्योर सब्सटेंस So that have only one kind of atoms. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्योर का मतलब ही क्या है, जिसमें कोई भी एडल्ट्रेशन, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं मिली हो, उसे हम प्योर कहते हैं, हाँ या ना। तो प्योर सब्सटेंस बेसिकली Yes. वो सब्सटेंस है विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स या वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। मेरी बात समझ आ रही है? व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, जल्दी से बोलिए। Which contains only one type of atom. एटम्स और एलिमेंट्स, है ना। क्योंकि एलिमेंट भी क्या होता है Sir, यार, but compound में तो सर बट compounds में तो different type of elements अभी होते अभी हैं। उसको भी कंफर्म करूंगा मैं। जैसे आपसे मैंने कहा एलिमेंट की बात कर लेता हूँ, एलिमेंट भी क्या होता है आप बताइए मुझे। एलिमेंट क्या है इसके अंदर भी, विच इज मेड अप ऑफ, which Which is is made up of made one up of, kind of atoms. yes, made up of only one type of, only one type of atom। आप बोलो फिर प्योर सब्सटेंस में और एलिमेंट में डिफरेंस क्या है? दोनों सेम सेम ही तो हुए, क्यों भाई? कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको प्योर सब्सटेंस और एलिमेंट में? No, sir. कुछ तो डिफरेंस sir. होगा, कुछ डिफरेंस तो होगा। देखो, प्योर सब्सटेंस जनरल कैटेगरी, क्या है प्योर सब्सटेंस? जनरल कैटेगरी। मतलब जैसे मैंने कह दिया आपको 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड का मतलब हो गया ये प्योर है। 24 कैरेट गोल्ड क्या है आपका? प्योर। क्यों? इस प्योर की पहचान क्या है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास इसमें क्या प्रेजेंट है? गोल्ड प्रेजेंट है। मेरी बात समझ आ रही है? और गोल्ड एज एन एलिमेंट भी होता है। गोल्ड एज एन एलिमेंट क्यों है? क्योंकि गोल्ड एक एलिमेंट इसलिए क्योंकि जितने भी एटम्स हैं इस एलिमेंट के अंदर वो सारे गोल्ड के हैं। एटम्स आर ऑफ गोल्ड। ये मेरी बात समझ आ रही है आप लोग? Yes, आया sir. ना? Yeah. अब आपने बोला कि सर हम 24 कैरेट गोल्ड चलो प्योर सब्सटेंस हो गया, एलिमेंट की आपने बात करी तो हमने एलिमेंट को कह दिया कि एलिमेंट जो है उसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स मौजूद है। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या एलिमेंट प्योर सब्सटेंस जैसा बिहेव कर रहा है? हाँ कर रहा है, लेकिन प्योर सब्सटेंस में एक कैटेगरी और भी आती है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। और कंपाउंड में एलिमेंट से स्लाइट वेरिएशन आती है। कंपाउंड में
एलिमेंट से स्लाइट वेरिएशन आती है। जैसे अभी दिव्य कह रहे थे कि कंपाउंड में तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, 2 और Two or more type मोर of देन atom. 2 एलिमेंट्स कंबाइंस टुगेदर, आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइंस टुगेदर इन अ प्रॉपर रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन अ प्रॉपर रेशियो बाय मास। एक कंपाउंड बनता ही तब है जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करते हैं एक प्रॉपर रेशियो में। आप जब भी उस कंपाउंड को तोड़ोगे, उस कंपाउंड को तोड़ने पर वो जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा उसी रेशियो में आपको मिलेंगे। मैं इसका प्रूफ कर सकता हूं आपके सामने। क्या प्रूफ है इसका? आपको याद होगा CO2. CO2, आपने एक वो पढ़ी थी ना इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन क्लास 10th में, क्या था वो? Yes, sir. Yes, sir. बताओ क्या पढ़ा उसके बारे When a में? compound When a decomposes into Decomposes in its presence of electricity, it is known as electrolytic decomposition, right? और क्वेश्चन क्या था उस समय? क्वेश्चन था why double the volume of hydrogen is produced in comparison to the oxygen on electrolysis of water? याद आया कुछ? Yes, भैया. yes, sir. और Yes, यहाँ sir. पे Yes, आपको sir. साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने रेशियो में है? 2:1. 2:1। 2:1. मेरी बात समझ आ गई? जरा बताओ क्या CO2 एक कंपाउंड है या नहीं है? है sir. Yes, sir. देखो, डोंट One is गेट to two. कंफ्यूज्ड। CO2 आपका मॉलिक्यूल भी है क्योंकि 2 एटम से मिलकर बना हुआ है, और CO2 आपका कंपाउंड भी है। ये कंपाउंड के क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन ये फिक्स्ड रेशियो में है बाय मास। कार्बन का मास कितना होता है? व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन? 12. वेरी गुड, 12। व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन इन O2? 32। अच्छा, 6 कैसे हो गया? कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन O अकेला नहीं है, O2 है, तो कितना हो गया 12:32? दैट इज इक्वल टू कितना? 3:8। यानी कि जब भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनानी है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करना है, तो आपको जो कार्बन लेना पड़ेगा और आपको जो ऑक्सीजन लेना पड़ेगा वो किस रेशियो में लेना पड़ेगा? 3:8 ऑफ देयर मासेस। मतलब अगर 3 ग्राम अगर आप कार्बन ले रहे हो तो आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन लेना ही पड़ेगा, तब जाके आपका CO2 बनेगा। एम आई क्लियर टू यू? Yes, sir. कितने लोगों को बात समझ आ गई? आ गई भैया. अगर मैं मान आ लो गई सर। अगर मैं 10 ग्राम, बता देखता हूँ कितना दिमाग लगाओगे। अगर मैं 10 नहीं 30 ग्राम, अगर मैं 30 ग्राम कार्बन लेता हूँ तो बताओ मुझे कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए? 80. कितना? 80 gram. 80। कितने लोगों को समझ आ गया? प्लीज प्लीज रेज योर हैंड जितने लोगों को 80 समझ आ गया। आ गया sir. 80 is clear to all? Kindly raise your hand. वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, इस पर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप इस पे भी डाउट्स पूछोगे। ये वाले क्वेश्चंस आने चाहिए तब कंपटीशन क्वालिफाई होगा, ये बिल्कुल बेसिक है। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि भाई 30 दे रखा है कार्बन, तो 30 कार्बन हो गया, और ये ऑक्सीजन है, रेशियो लिखा 3:8। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 3/30 इज इक्वल्स टू 8/something, यानी कि उसका मास निकालना था। 3/30 इज व्हाट? 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो समथिंग कितना आ गया, यानी कि उसका मास कितना लेना पड़ेगा हमें? 80। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? आ गई आ भैया. गई sir. आ गई, बहुत आ गई बढ़िया। सर। समझ आ गया तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं। अब ये क्लियर हो गया एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, हाँ या ना? प्योर Yes, सब्सटेंस भैया. क्या होता है? जनरल Yes. कैटेगरी। प्योर सब्सटेंस जनरल कैटेगरी है जिसमें 2 चीजें कौन कौन सी हैं? एलिमेंट है और कंपाउंड है, और उस एलिमेंट और कंपाउंड का हम इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। अब एलिमेंट और कंपाउंड का क्लियर हो गया हमारा कंसेप्ट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट था हमारा मिक्सचर का। जैसे कंसेप्ट था मिक्सचर का, तो आप मुझे बताओ मिक्सचर से आप क्या समझते हो? भैया जब कंपाउंड बनता है तो उसमें एक हमने लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अभी आएगा, वो भी आएंगे बेटा। अभी हम बेसिक जानकारी ले रहे हैं, सभी सब कुछ पढ़ेंगे इसके अंदर, डोंट वरी। अब आप मुझे बताइए व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है? ये मिक्सचर कौन सी? Something which is made up of 2 or more kind of atoms. एंड एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है,
It is In an infinite ratio. in any ratio. It is made up of 2 or more than 2 elements combined together in any ratio. तभी तो मिक्सचर है, कहते हैं ना मिक्सचर, आपने तो मिक्सचर कर दिया, सब कुछ मिक्स कर दिया, सब कुछ मिक्स कर दिया मतलब आपका कोई रेशियो नहीं था, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं था। अगर फिक्स प्रोपोर्शन होता तो आप मिक्सचर थोड़ी होते, तो क्या कहलाते आप? अगर आपका फिक्स प्रोपोर्शन होता, फिक्स रेशियो होता, तब आप मिक्सचर थोड़ी होते बच्चों, तब आप क्या कहलाते? टेल मी। Pure substance. तब आप कहलाते कंपाउंड। कंपाउंड किस Element of कैटेगरी का? compound. प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ Yes, या sir. ना? Yes, sir. ओके। अब यहाँ पे इसने 2 बात कह दी आपसे। इसने कहा आपके पास हो गया एक तो होमोजीनियस और एक हो गया आपके पास हेट्रोजीनियस। कौन सा? एक कौन सा है? होमोजीनियस मिक्सचर है, एक क्या है आपका? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दोनों में डिफरेंस क्या है? चलो नाम में ही डिफरेंस है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमो मतलब क्या होता है? सेम, सर जिसे या क्लासिफाई नहीं फिर कर पाए। या फिर यूनिफॉर्म। सही है, सेम बोलो या फिर यूनिफॉर्म बोल दो। Yes, sir. बताओ हेट्रो का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज सर हेट्रो? नॉन यूनिफॉर्म, डिफरेंट। नॉन यूनिफॉर्म या फिर डिफरेंट, Non-union. या फिर डिफरेंट। तो जिसमें, जिस केस में मिक्स करने पर, ऑन मिक्सिंग द कॉम्पोजिशन, क्या चीज? द कॉम्पोजिशन रिमेन्स सेम थ्रू आउट, मतलब थ्रू आउट उसकी कॉम्पोजिशन कैसी हो रही है? सेम हो रही है। कॉम्पोजिशन रिमेन्स सेम थ्रू आउट। इट इज नोन एज, इट इज होमोजीनियस कॉम्पोजिशन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस कॉम्पोजिशन। ठीक है। और हेट्रोजीनियस कॉम्पोजिशन क्या होती है? हेट्रोजीनियस कॉम्पोजिशन इज वन, Composition is different. yes, on mixing the composition is not same। जिस केस में कॉम्पोजिशन आपकी सेम ना हो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। जिसमें कॉम्पोजिशन आपकी सेम हो उसको आप लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। जैसे एग्जांपल दूं आपको, बताओ शुगर और वाटर, ये कैसा कॉम्पोजिशन है? Homogeneous. बहुत बढ़िया, Homogeneous. बहुत बढ़िया। और ये ना कॉम्पोजिशन सॉल्यूशन कहलाता है। शुगर प्लस वाटर ना, ये इसको हम लोग Sugar होमोजीनियस solution. सॉल्यूशन भी कहते थे, क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं, एक इसमें सॉल्यूट है और एक इसमें सॉल्वेंट है। तो एक होमोजीनियस मिक्सचर भी है और ये बेसिकली आपकी एक सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूट प्लस वाटर। लेकिन एक सॉलिड सॉलिड का भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है, आप जानते हो क्या कहते हैं उसको? 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। एलॉय याद है आप लोग को? एलॉय सुना है Yes, कभी? एलॉय, एलॉय क्या होता है? Yes, sir. याद है. होमोजीनियस the मिक्सचर mixture ऑफ व्हाट? Homogeneous mixture of two metals. 2 मेटल्स और मेटल नॉन मेटल। ठीक है ना? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। जैसे कोई एग्जांपल दो किसी एलॉय का। brass. Brass. बहुत बढ़िया, Brass. ब्रास एग्जांपल है। ब्रास के साथ साथ एक और एग्जांपल आप लोग जानते होंगे, एल्निको। नाम में ही डेफिनेशन है एल्निको। एल्निको मतलब क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा होगा? Technical. Aluminium. वेरी गुड। एल्यूमिनियम, Aluminium and nickel. Nickel. निकल And एंड कोबाल्ट। Aluminium and nickel. एल्यूमिनियम, निकल Cobalt, oh, एंड COBalt. कोबाल्ट, ये तीनों। भैया ब्रास में कॉपर और जिंक होते हैं ना? यस, ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. और हेट्रोजीनियस में क्या हो जाएगा? अब जैसे हेट्रोजीनियस की बात करें तो हमारे घर के आसपास Sir, खूब sugar and मिलता soil. है सॉइल। बताओ सॉइल की कंपोजिशन जो है उसमें कितना परसेंट कौन सी रेत है, कौन सी मिट्टी है, क्या चीज मिला हुआ है? Sir, एक मिक्सचर है, और वो भी कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा, जैसे अभी इसने बताया शुगर प्लस सॉल्ट, ये भी कैसा मिक्सचर है आपका? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जिसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? यस भैया। Yes, भैया sir. कोई भी हो सकता है इसका? यस यस यस, कोई भी हो सकता है। अब आगे आ जाइए, ये तो था बिल्कुल बेसिक आइडिया इस चैप्टर का।
ठीक है एक्सक्यूज मी भैया। जी, बोलिए बोलिए बोलिए। भैया आपने अभी कहा कि शुगर प्लस सॉल्ट हेटेरोजीनियस, कैसे? आप चीनी के दानों को और क्योंकि नमक को पहचान नहीं वो तो पाओगे देख के? यूनिफॉर्म। बेटे पानी में नहीं है ये। ठीक है, हाँ समझ आ गया, मुझे लगा वो पानी में। पानी में नहीं है। अच्छा, इसके बाद आता है, ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक आइडिया था इस चैप्टर के अंदर कि मैटर क्या है, उसके टाइप्स क्या है। अब शुरू होता है आपका जो कि आप कोरिलेट करोगे फिजिक्स के अंदर भी, इसको बोलते हैं यूनिट्स एंड सिस्टम, यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। आप यहां समझ लोगे तो फिजिक्स में आपको बहुत हल्का लगेगा, ये बहुत इजी लगेगा। देखो एक्चुअली में होता क्या है, आप जो भी चीजें पहले तो पूछते हैं कि यूनिट क्या होता है, ठीक है ना। तो यूनिट का मतलब होता है जितनी भी आपने फिजिकल क्वांटिटीज बनाई, सारी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना है हमें। तो ऑल फिजिकल क्वांटिटीज नीड टू बी मेजर्ड, इसे आपको मेजर करना पड़ेगा, इसको आपको नापना पड़ेगा। तो जो वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है वो बेसिकली उसको एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, so the value of physical quantity is expressed, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, is expressed as a unit, expressed as, जो वैल्यू है ना उसका एक तो होता है मैग्नीट्यूड एज प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। जैसे एग्जांपल समझो आपको मैं, आप लोग एक फॉर्मूला जानते होगे, 9 से पढ़ते आ रहे हो, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, पता है नहीं? Yes. अगर मैंने आपसे पूछा फाइंड आउट द यूनिट फॉर फोर्स, तो आपके हिसाब से पहली चीज आप क्या करने वाले हैं? मैंने कह दिया आपका मास दे दिया 10 kg और एक्सीलरेशन है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। आपसे पूछा मीटर पर सेकेंड, बताओ व्हाट इज द फोर्स? 100 kg मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, ये आ गई आपकी 10 इंटू 10, यानी कि पहले तो प्रोडक्ट हो रहा है इसके मैग्नीट्यूड का, दिस इज नोन एज मैग्नीट्यूड। वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे आज के बाद? मैग्नीट्यूड। तो प्रोडक्ट किसका हो रहा है? मैग्नीट्यूड का। फिर साथ में इसके क्या ले आए आप? यूनिट ले आए। यूनिट क्या है? केजी है, साथ में क्या है इसके? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम आई क्लियर? 10 इंटू 10 कितना हो गया आपका? 100, साथ में क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको आप लोग एक और नाम से जानते हो, न्यूटन। फोर्स आप नापते न्यूटन में? यस हाँ या सर। ना? Yes, sir. तो आप मुझे बताओ, ये इस डेफिनेशन को पढ़ो ध्यान से। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स, हाँ है। इसको मेजर करना है, बिल्कुल नापना है। कैसे नापूं? इसको नापने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? प्रोडक्ट निकालना पड़ा। किसका? न्यूमेरिकल वैल्यू का। व्हाट इज न्यूमेरिकल वैल्यू? 10 इंटू 10, और साथ में क्या आ गया? इसकी यूनिट, ये रही इसकी यूनिट। सो द फोर्स कम्स आउट टू बी 100 न्यूटन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ओके। Yes, sir. अगर ये कहानी समझ आ गई आप लोगों को, तो अब इसके आगे वाली कहानी भी समझ आ जाएगी। इसके आगे की कहानी कहती है कि भाई आपकी जो यूनिट्स होती है ना, बेसिकली दो तरह की होती है। एक होता है फंडामेंटल यूनिट सिस्टम, कौन सा? फंडामेंटल यूनिट। और एक होती है आपकी डिराइव्ड यूनिट या फिर सेकेंडरी यूनिट। फर्स्ट क्या है? फंडामेंटल यूनिट, और एक क्या है? डिराइव्ड यूनिट। एक फंडामेंटल, एक डिराइव्ड। फंडामेंटल क्या है? पूरी नेचर में जो सबसे पहले, जिसमें हम पूरी नेचर को स्टडी करते हैं, पूरे यूनिवर्स को स्टडी करते हैं, वो सारे सेट ऑफ सिस्टम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। इसका मतलब ऐसी यूनिट्स which cannot be या which can neither be derived, आप उसे कहीं से लाके निकाल नहीं सकते, derived from one another, nor they can be further resolved into any other unit। बड़ी आसान मतलब है इसका। आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर बताइएगा। आपकी बॉडी में पाए जाते हैं टिश्यू,
बताओ क्या टिश्यू सबसे छोटे हैं? सर सेल है सबसे छोटा। No, सेल है, sir. सबसे छोटा सेल होता है ना। क्या सेल को आप फर्दर तोड़ सकते हो? No, sir. नो सर। तो अगर मैं कहूं बताओ व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, आंसर क्या लिख कर आओगे? सेल। Cell. लेकिन सेल के जुड़ने से क्या बनता है? Tissue. टिश्यू के Tissue. जुड़ने से क्या बनता है? ऑर्गन। Organ. ऑर्गन के जुड़ने से क्या organ, बनता है? ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से Organ बनता है system. इंसान। मेरी बात समझ आ रही है? यस भैया। Yes, sir. तो मैं फंडामेंटल यूनिट जानता हूँगा तो मैं उसके आगे वाली सारी यूनिट्स निकाल सकता हूँ। और फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या है कि एक ऐसी यूनिट जो और फर्दर नहीं टूट सकती, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके सामने मौजूद है। एम आई क्लियर? यस सर। ओके। Yes, sir. और इसी फंडामेंटल यूनिट्स के जो पैरामीटर्स है ना, वो मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा। एक बार जल्दी से हम लोग ये सेशन एंड करते हैं और दोबारा से